नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 मेगाहर्ट्ज आगरा की आवाज पर पूजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है। आशा करती हूँ आप लोग बहुत स्वस्थ और मस्त होंगे और बहुत अच्छे से कृषि करके आनंद प्राप्त कर रहे होंगे, क्योंकि लगातार हमारा और हमारे साथ मंत्रालय यानी कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्देशित और यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रायोजित ये जो कार्यक्रम है, लगातार उनकी और हमारी यही कोशिश रहती है कि अपने किसान भाइयों तक बेहतरीन जानकारी कृषि संबंधी पहुंचाए, वो भी सही और सटीक एक विशेषज्ञ के माध्यम से। ऐसे में आज भी एक और हम खास विषय यानी कि टॉपिक लेकर आए हैं और उस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे बीच स्पीकर जुड़ चुके हैं श्री विक्रम सिंह जी, जो हैं एरिया एग्रोनॉमिस्ट लखनऊ, यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। नमस्कार विक्रम जी, कैसे हैं? नमस्कार जी, सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार जी। ये तो राम राम वाला टाइम हो गया एकदम। जी आपको पता ही है, जहाँ का मेरा जन्म है वहाँ पे राम राम एक बहुत बड़ा वर्ड है। और जब हम बचपन में भी पढ़ने जाते थे स्कूल में, तो राम राम करते भी स्कूल जाते थे। क्या बात है, क्या बात है। तो आज प्रभु का नाम लेके शुरू करते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम को एक बार फिर। और आज आप और हम बात करेंगे गेहूं की फसल में पहली सिंचाई के सही समय के महत्व पर, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। ये सिंचाई फसल की नींव मानी जाती है विक्रम जी, क्योंकि इसी पर आगे की बढ़वार, पौधों की जड़ें, कल्ले बनने की क्षमता और साथ ही साथ अंत में पैदावार निर्भर करती है। अगर पहली सिंचाई सही समय पर दी जाए तो फसल भी मजबूत बनती है और उत्पादन भी बढ़ता है। तो आइए विक्रम जी के माध्यम से श्रोताओं जानते हैं कि सिंचाई क्यों इतनी महत्वपूर्ण है और इसे किस समय देना सबसे लाभकारी रहता है। तो आप तैयार हैं विक्रम जी? हाँ जी, मैं तैयार हूँ। तो आपसे सबसे पहला सवाल ही हम ये करना चाहेंगे कि गेहूं की फसल का किसानों के जीवन में आर्थिक महत्व क्या है और कितना है? जैसे कि सभी जानते हैं, हमारे जीवन में और किसान के जीवन में गेहूं का बहुत बड़ा योगदान है। अगर गेहूं की फसल ना हो या गेहूं ना हो तो कहीं ना कहीं हम अपने खाद्यान्न में सोच भी नहीं सकते। खाद्यान्न में सबसे पहले चावल, फिर गेहूं का नाम आता है। और गेहूं की बात की जाए तो हमारा 18,000 साल पहले से गेहूं की फसल ली जा रही है। और अगर देखा भी जाए, भारत में अभी चौथे नंबर पे उत्पादन करता है। सबसे पहले रूस है, अमेरिका है, चीन है। और भारत में जो क्षेत्रफल भी है उसमें 13% क्षेत्रफल पे गेहूं उत्पादन किया जाता है। इसमें जो मुख्य राज्य हैं, आप पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, कुछ एरिया उत्तराखंड है। तो इन एरियो में जो है गेहूं की फसल पैदा की जाती है। तो धीरे धीरे गेहूं की वैरायटी चेंज होती चली गई और आज उत्पादन भी हमारा बढ़ता चला गया। अगर हम पहले की बात करते हैं, जब हमारा देश आजाद हुआ था, या 1960 की बात करते हैं, तो उस टाइम पे हमारा जो उत्पादन था गेहूं का पर एकड़ के हिसाब से जो 2 कुंटल 3 कुंटल तक आता था। और आज हम 20 से 25 कुंटल तक पैदावार लेते हैं गेहूं की। और इससे भी ज्यादा अच्छी वैरायटी भी आ गई है जो अच्छा उत्पादन दे रही है। तो 1960 में बताते हैं हमारे जो देश का उत्पादन था वो 6.6 मिलियन टन था, मैट्रिक टन था। और आज बढ़ के 117 मिलियन मैट्रिक टन हो गया है। तो इससे पता चलता है कहीं ना कहीं हमारे किसानों की जब पैदावार बढ़ी है, उत्पादन बढ़ा है, तो उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरी है। जैसे उत्पादन बढ़ेगा तो किसान भाइयों की भी आर्थिक स्थिति सुधरती है। और वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे किसान की आजीविका यानी उनका पूरा परिवार इसी पर निर्भर करता है, कृषि पर। एक बेहतर कृषि करना बहुत जरूरी है और उसका उत्पादन अच्छा हो, साथ ही साथ उन्हें मुनाफा हो, ये बहुत जरूरी है। अगला सवाल ऐसे में हम जो आपसे जानना चाहते हैं वो ये है कि गेहूं की फसल में किस तरह से पोषण प्रबंधन और कितनी सिंचाई की जरूरत पड़ती है? जैसे कि पोषण प्रबंधन एक ऐसा वर्ड है, यानी कि एक ऐसा आधार है जो हर फसल, हर चीज के लिए जरूरी है। पोषण देना हर लिविंग यानी कि जिंदा चीज के लिए बहुत जरूरी है। अभी जैसे हम गेहूं की फसल में भी बात करते हैं, इसमें पोषण प्रबंधन अगर हम उचित करते हैं, अच्छा करते हैं, तो हम उससे पैदा अच्छी ले सकते हैं। तो ज्यादातर किसान भाई पोषण प्रबंधन में सोचते हैं कि यूरिया ही एक ऐसा फर्टिलाइजर है जिससे हमारा पोषण पूरा हो जाता है। पर हमें सोचना पड़ेगा, एक बैलेंस न्यूट्रिशन हमें फसल को देना चाहिए।
अभी बात करते हैं, जैसे हमारी गेहूं की फसल है, उसको पोषण प्रबंधन में 17 न्यूट्रिशन हमें देने होते हैं हर फसल को। तो 14 देने अनिवार्य है। 3 वायुमंडल से मिल जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। उसके अलावा 14 हमने फसल को देने चाहिए। हर न्यूट्रिशन का अपना रोल होता है, और जैसे रोल भी होता है, और अगर हम उसको टाइम पे दें वो और भी अच्छी बात होती है। तो सबसे पहले पोषण में बात की जाए, जो हम बुआई के टाइम पे देते हैं फसल में, और उस टाइम पे हमें बेसल डोज में अपना डीएपी देना चाहिए 50 किलो पर एकड़ के हिसाब से। अगर डीएपी भी उपलब्ध नहीं है तो आप उसमें पोषण में 12, 32, 16 दे सकते हैं। वो 75 किलो पर एकड़ के हिसाब से जाएगा। आपका पोटास है, पोटास दे सकते हैं, या एसओपी, एमओपी 2 ग्रेड में आता है पोटास भी। आप 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से ये बुआई के टाइम पे दे सकते हैं। मैं किसान भाइयों को एक अनुरोध और करूंगा, आप अगर बुआई करने जा रहे हैं गेहूं की, उससे पहले मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। मिट्टी की जांच से आपको पता चल जाता है कि हमारे मिट्टी में कौन सा न्यूट्रिशन ज्यादा है या कौन सा नहीं है, किसकी ज्यादा जरूरत है। अगर मिट्टी की जांच 1 साल में आप करवाते हैं, उसमें आपको फर्टिलाइजर क्या क्या देना है उसकी गाइडलाइन मिल जाएगी, और कहीं ना कहीं आपके पैसे की भी बचत होती है, और मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है। किसी एलिमेंट को हम अधिक मात्रा में डालते हैं या उसकी पूर्ति नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमारी फसल में दिखती है। और जैसे हम पहला पानी देते हैं, पहला पानी के बाद में भी हमारे जो, जैसे मैं बता रहा था आपको, डीएपी हमें बुआई में डाल देनी है। जो हमारा यूरिया है उसे हमें 3 चरणों में अपने गेहूं की फसल में देना चाहिए। पहला चरण जब हम पहली सिंचाई करते हैं उस टाइम पे 35 किलो यूरिया, साथ में कैल्शियम, यारालीवा, नाइट्राबोर, यारा का भी आता है, और 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप उसे लगवा सकते हैं। दूसरा यूरिया जब हम दूसरी सिंचाई कर रहे हैं 40-45 दिन पे, उस टाइम पे भी 35 किलो पर एकड़ के हिसाब से यूरिया डालना चाहिए। और फिर तीसरा यूरिया हमें गर्भावस्था से पहले अपना डाल देना चाहिए। उस टाइम पे हम 30 से 35 किलो यूरिया लेके जा सकते हैं। इस हिसाब से हमें जो पर एकड़ के हिसाब से यूरिया डालना है वो 100 या 110 किलो पर एकड़ के हिसाब से अपनी फसल को यूरिया देना चाहिए। उसके अलावा जो और न्यूट्रिशन की बात करते हैं, ये तो 3 हम दे देते हैं नीचे बेसल डोज में, और कैल्शियम भी हम बोरोन वाला नीचे डलवा देते हैं। कैल्शियम का मैं रोल बता दूं, कैल्शियम एक ऐसी चीज है हर जिंदा चीज के लिए बहुत ही जरूरी है। तने को मजबूत करना, उसका विकास अच्छा करना, जो सेल बनती है, सेल टू सेल ही हमारे शरीर का निर्माण या तने का निर्माण होता है। उसके निर्माण में कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है, और जितना अच्छा कैल्शियम हमारी फसल को मिल जाएगा उससे तने का विकास बहुत अच्छा होता है। फिर उसके अलावा जो हमारे जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उसमें भी हमें अपने गेहूं की फसल में देने चाहिए। जैसे हमारा मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, बोरोन है, सल्फर है, ये चीज भी हमें अपनी फसल को देना चाहिए। आप भी जानते हैं और किसान भाई भी, अगर हम ये सारे न्यूट्रिशन अपने देंगे तो हमारी फसल की पैदावार भी बढ़ेगी और हमारी फसल भी अच्छा रहेगी। इनका जो टाइमिंग होता है, जैसे हमें जिंक देना है, जिंक जब हम अपना पहला यूरिया लगा रहे हैं और यारालीवा, नाइट्राबोर डाल रहे हैं, उसके साथ में भी आप जिंक ऑक्साइड 25 से 30 दिन में कोटेड करके उससे गेहूं में छिट्टा लगवा सकते हैं। उससे आपके जिंक की मात्रा, जो जिंक ऑक्साइड है एक ऐसा जिंक है जो यूरिया के दाने पे अच्छे से कोटेड हो जाता है। अभी तक हम परंपरागत जो 33% वाला जिंक था वही यूज करते आ रहे थे। 33% होता क्या है, जब हम छिट्टा मारने जाते हैं तो वो यूरिया में अच्छे से कोट नहीं हो पाता, और वो यूरिया में नीचे बैठा चला जाता है जब हम छिट्टा मारते हैं। तो कहीं पे छिट्टा ज्यादा लगता है और कहीं पे छिट्टा नहीं लगता, और जैसे हम छिट्टा भी मारते हैं तो वो कहीं ना कहीं पत्ते पे लग जाता है। और आप भी जानते हैं, जब हमारा प्रॉपर छिट्टा नहीं आएगा तो जिंक कहीं ज्यादा गिर जाएगा और कहीं पे कम। बिल्कुल। जिंक ऑक्साइड एक ऐसी फॉर्मुलेशन है जो यूरिया पे अच्छे से कोट हो जाती है, और जब यूरिया पे कोट हो जाता है उसको छिट्टा लगाने में आसानी होती है, और जहां जहां आपका यूरिया का दाना चला जाएगा वहां तक आपके जिंक की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। उसके अलावा जैसे मैं बता रहा था, मैग्नीशियम और मैग्नीज,
जो क्लोरोफिल के लिए बहुत जरूरी होता है। और जितना अच्छा क्लोरोफिल बनता है पौधे की, उतनी ही अच्छी ग्रोथ होती है। उस टाइम पे हम अपना बड बिल्डर जो है वो 300 से 350 ml यूज करवा सकते हैं। बड बिल्डर एक यारा का ही प्रोडक्ट है। इसमें मैग्नीशियम है, जिंक है, फास्फोरस है और बोरोन है, यानी कि 4 तत्वों का एक मिक्सचर दे दिया, जो हमारे गेहूं की फसल के लिए बहुत जरूरी है। और उसी के साथ में मैनट्रैक के नाम से मैग्नीज आता है, उसको भी हम 300 ml पर एकड़ के हिसाब से मिलवा के एक स्प्रे लेके जा सकते हैं 35 से 45 दिन की क्रॉप पे। उस टाइम पे आपकी फसल को क्लोरोफिल अच्छा बनेगा। उसके जो टीलर्स निकल के आ रहे हैं वो एक समान साइज में आ जाएंगे। किसान भाई भी जानते हैं, अगर जो हमारे टीलर्स एक समान नहीं होते, जो छोटे बड़े रह जाते हैं, तो उन पे बाली एक समान नहीं आती। जो बाद में टीलर्स आते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पौधे के भोजन में ही कंपटीशन लड़ते हैं और वो हमें पैदावार भी नहीं दे पाते। दूसरा, जो लास्ट हमें स्प्रे करना होता है वो बोरोन का करना चाहिए। यारा का एक यारा बीटा बोर ट्रैक के नाम से आता है, जो 200 ml पर एकड़ के हिसाब से हमें लगाना चाहिए। ये जो पौधे की बाली निकलने से पहले वाली स्टेज होती है, उसी टाइम पे हमने इसका स्प्रे करना होता है। और इसी के साथ में आप 0050 मिला के स्प्रे कर दो तो उसका फायदा बोरोन का किसान भाई भी जानते हैं। वो हमारी परपरागन क्रिया, बाली बनने की प्रक्रिया और जो दाने की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी बन के आती है, शाइनिंगदार दाना बन के आता है। अगर आप ये फर्टिलाइजर जो अपने पोषण प्रबंधन में ऐड करो और अपनी फसल में यूज करोगे, कहीं ना कहीं आपका उत्पादन बढ़ के आएगा। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी विक्रम जी आपने हमें। इसका अगला सवाल हम ये भी जानना चाहेंगे कि गेहूं में पहली सिंचाई कब करनी चाहिए और किसान भाइयों को क्या क्या ऐसे समय पर सावधानी बरतनी चाहिए। जैसा कि पूजा जी, गेहूं की फसल में सिंचाई का बहुत बड़ा महत्व है। और पहली सिंचाई का, अगर किसान के पास में सिंचाई के साधन है, पहली सिंचाई का बहुत बड़ा महत्व है। अगर हम पहली सिंचाई का नहीं दे पा रहे अपनी फसल में, तो हम अच्छी पैदावार ले ही नहीं सकते। जो उसकी क्राउन रूट होती है, जिसपे ही पौधे का बेस तैयार होता है, वो डेवलप ही नहीं होगा। और वो जो क्राउन रूट होती है वो 20-25 दिन बाद में ही डेवलप होनी स्टार्ट होती है। उस टाइम पे हमारी गेहूं की फसल के क्राउन रूट डेवलपमेंट के टाइम पे नमी होना जरूरी है। जैसे कोई अगेती फसल है, अगेती फसल में हम पानी 20-21 दिन में लगा सकते हैं। और जो थोड़ा लेट वैरायटी लगाई जा रही है तो उसमें 25 दिन तक हम अपनी सिंचाई कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो नॉर्थ में है, गेहूं को 3 भागों में डिवाइड करके बुआई की जाती है। पहला जो अगेती खेत में लगाते हैं वो ज्यादातर किसान 15 अक्टूबर से सोविंग करना स्टार्ट कर देते हैं और वो 15 अक्टूबर से 5 नवंबर तक अगेती किस्में लगाई जाती है। और सबसे बढ़िया टाइम वैसे गेहूं का देखा जाए 20 अक्टूबर से 20 नवंबर, ये टाइम पीरियड गेहूं की बुआई के लिए सबसे अच्छा टाइम है। ना इसमें लेट है ना अगेता है। और कुछ अगर देखा जाए, कुछ एरिया में गेहूं आलू की खुदाई के बाद में भी लगाया जाता है। अगर वेस्टर्न यूपी में बात की जाए तो गन्ने की कटाई के बाद में भी दिसंबर जनवरी तक गेहूं की बुआई की जाती है। तो हम पहला सिंचाई 25 दिन तक हमें कर देनी चाहिए। और आपके पास में अच्छा पानी के साधन है तो आप गेहूं की फसल में 20 दिन बाद में सिंचाई करते रहना चाहिए। अगर हमारे पास में पानी के ज्यादा साधन नहीं है, 2-3 हम सिंचाई कर सकते हैं। पहला पानी हमें 20 से 25 दिन में, दूसरा पानी जब गेहूं का फ्लावरिंग स्टार्ट होता है, फूल आने की अवस्था से पहले एक सिंचाई उस टाइम पे, और तीसरा दूध बनने की स्टेज पे। ये 3 पानी गेहूं के लिए बहुत जरूरी होते हैं। वैसे हमारी गेहूं की फसल में 5 पानी देने जरूरी है। जो पहला पानी मैंने बताया 20 से 25 दिन, दूसरा पानी 40 से 45 दिन, तीसरा पानी 60 से 65 दिन, और चौथा पानी 80 से 85 दिन, और 5वां पानी 100 से 105 दिन। इस टाइम ये 5 पानी हमें गेहूं की फसल में 20-20 दिन के अंतराल पे देते रहना चाहिए। जी जी। और सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए? जब भी हम पानी देने जा रहे हैं गेहूं की फसल में, कभी भी हमें गेहूं में पानी भर के नहीं देना पूरा। हम गलती क्या करते हैं, पूरा जब सिंचाई करते हैं सोचते हैं एक बार पानी दिया और 25-30 दिन के लिए फ्री हो जाए। पर हमें ध्यान देना चाहिए, हमारी गेहूं की फसल को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है।
उसे नमी की जरूरत है। तो जब आपके पास में बड़े एकड़ खेत है, बड़ा एरिया है, तो आप उसमें छोटे छोटे क्यारे बनाए जिससे एक समान पानी लग जाए। तो एक समान क्यारी बनाने का फायदा ये होगा, जब आप सिंचाई करने जा रहे हो, एक तो आपका पानी ज्यादा नहीं लगेगा और जितना पौधे को जरूरत है उतना पानी दोगे तो आपकी फसल बहुत अच्छी बन जाएगी। और जो अपने खेत में ज्यादा नमी हो गई या पानी हमने भर के लगा दिया, उसके बाद में जो क्राउन रूट का मैं बता रहा था डेवलपमेंट स्लो पड़ जाएगा। मैंने बताया था क्राउन रूट डेवलपमेंट के लिए नमी होना जरूरी है। और क्राउन रूट एक ऐसी जड़ें हैं जो पौधे की आधारशिला को मजबूत बनाता है, उसी जड़ पे फिर पौधा पूरा डेवलप होता है। जी, गेहूं की फसल में इस समय पर कोई कीट या बीमारी के प्रबंधन के लिए किसानों को आप कोई सुझाव देना चाहेंगे? गेहूं की फसल में जो बीमारियां आती है और कीट आते हैं, उसमें देखा जाए तो फरवरी या गेहूं की बुआई के टाइम पे जो रेतली मिट्टी या कुछ ऐसी जमीनें होती है जहाँ पे दीमक की समस्या हो सकती है। तो दीमक की समस्या के लिए आपको पहले से ही दीमक का प्रबंधन करना होगा। उसके लिए आप खेत में जब पहला पानी देने जा रहे हो उस टाइम पे क्लोरोपाइरिफॉस मिट्टी में डलवा सकते हैं, जिससे वो समस्या आपकी खत्म हो जाए। और इसमें गेहूं में कीट की जो समस्या आती है मेन, वो फरवरी और मार्च में आती है। फरवरी मार्च में टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और उसी टाइम पे माहू की समस्या हमारे गेहूं की फसल में देखी जाती है। तो गेहूं में माहू की समस्या के लिए आप उसमें कोई भी नियोनिकोटिनाइड ग्रुप का इंसेक्टिसाइड स्प्रे करवा सकते हैं, जैसे अमीडा है उसका 100 ml पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे जा सकता है। थाइमेथोक्साम है वो भी आप 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे लगवा सकते हो, या डाइनियोटिफुरान है उसका भी स्प्रे आप अपने वीट की फसल में लगवा सकते हैं। बीमारी की बात की जाए गेहूं की फसल में, शुरुआत में जो गेहूं की फसल में देखने के लिए मिलता है फरवरी मार्च में ही फाल सिस्मट की समस्या आती है, जिसमें एक पीलापन भी हमारी बालियों पे देखने के मिलता है, पत्तियों पे भी पीलापन देखने के लिए मिलता है। जैसे हम खेत में भी घुसते हैं तो हमारे कपड़े पे भी वो पीलापन आ जाता है। उसकी रोकथाम के लिए आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 500 ग्राम के हिसाब से या टिल्ट दवाई का आप स्प्रे लगवा सकते हैं उससे बचाव के लिए। एक बीमारी करनाल बंट होती है जो सीड बोर्न होती है, उसका कोई भी इलाज नहीं होता बाद में करने से, उसमें दाने काले पड़ जाते हैं। उसका उपचार ये है, जो भी आप सीड बुआई करने जा रहे हैं उसमें अगर दवाई लगा के उसे बुआई करोगे तो ज्यादा अच्छा है। दवाई लगाने से जो सीड बोर्न और सोयल बोर्न डिसीज होगी उसका जो प्रकोप है वो थोड़ा कम हो जाता है। बहुत अच्छी जानकारी आज हमारे साथ साझा कर रहे हैं श्री विक्रम सिंह जी। आप हैं एरिया एग्रोनॉमिस्ट यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। किसान भाइयों, आपको बताना चाहूंगी दोहरा कर कि आप सुन रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की सामुदायिक रेडियो 90.4 आगरा की आवाज पर रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम 2.0। लगातार पिछले वर्ष से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और हम यारा के सहयोग से, क्योंकि यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ही स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अपने किसान भाइयों को हम हमेशा किसी अच्छी खेती के बारे में बताते हैं और किस तरह से उस पर सही जानकारी प्राप्त की जाए, तो उसके लिए हमारे साथ में विशेषज्ञ जुड़ते हैं। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्देशित ये कार्यक्रम है 2.0 जो आपको जागरूक बनाता है। आज हम जो विक्रम जी से बात कर रहे हैं वो है गेहूं में पहली सिंचाई का सही समय। ये जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अधिक उत्पादन की ये पहली सीढ़ी है। सही कहा विक्रम जी मैंने? हाँ जी, हाँ जी। पहली सिंचाई जैसे मैं बता ही रहा था, हमारी फसल में अगर सिंचाई के साधन है तो पहला पानी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो ऐसे में गेहूं की कुछ नई वैरायटीज और उनकी विशेषताओं पर भी कुछ रोशनी डालिए आप। हर फसल के लिए वैरायटी का बहुत अच्छा महत्व है। हमें अच्छी किस्म ही चुननी चाहिए जिसकी पैदावार अच्छी हो, तो उसका बेनिफिट भी हमें ज्यादा मिलता है। अगर देखा जाए जो अगेती किस्म में बात करते हैं, 15 अक्टूबर से 10 नवंबर तक आप न्यू वैरायटी में DBW 303 जो करण वैष्णवी है इसका बुआई कर सकते हैं। इसकी जो पैदावार है 30 से 32 कुंटल तक बताई गई है। अभी जैसे मीडियम में हम देखते हैं 20 अक्टूबर से जो हम 20 नवंबर तक बुआई करने जा रहे हैं उसमें DBW है। DBW में 187, DBW 222, DBW 372 ये वैरायटी है। आप इसकी बुआई भी अपने
खेत में बुआई करवा सकते हैं। उसके अलावा पंजाब से भी कुछ वैरायटीज हैं जो पंजाब द्वारा भी जारी की जाती है। उसमें PBW है, PBW 343 है, PBW 803 है, PBW 771 है, PBW 824 है, PBW 826 है। ये कुछ नई वैरायटी हैं और कुछ पुराने में भी PBW 725 है, PBW 660 है, PBW 502 है। उसके अलावा HD 2967 है जिसकी बुआई हम 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक कर सकते हैं। HD 2386 है, HD 3086 भी है। तो ये वैरायटी हम चुनाव कर सकते हैं। उसके अलावा जहाँ पे मिट्टी साल्टेड होती है, जहाँ पे साल्ट की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, तो वहाँ के लिए भी हमें कुछ वैरायटी अलग से चुननी चाहिए। उसमें आप बुआई कर सकते हैं। KRL 210 है, KRL 283 है, KRL 213 है और एक वैरायटी WH 1105 भी है। ये इन बुआई को हम अपने गेहूं की बिजाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छा। इनकी विशेषताएं अगर आप बताएं तो? अभी जैसे जो नई वैरायटी मैं बता रहा हूँ, इनकी एक तो पैदावार अच्छी है। कोई भी वैरायटी 20 कुंटल 25 कुंटल तक मैक्सिमम ये देती है। जैसे मैं अभी करण वैष्णवी की बात कर रहा था, ये 30 से 32 कुंटल तक की पैदावार दे देती है। और कहीं ना कहीं इन किस्मों में रोग रोधिता क्षमता भी है जो अच्छा रहता है। जब बीमारी से लड़ने की क्षमता अच्छी होगी तो हमारी फसल अच्छी होती है। बिल्कुल और सही कहा। एक अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा, तो वो सबसे अच्छी विशेषता है। बिल्कुल, ये तो मुख्य विशेषता है, सही कहा आपने। ऐसे में विक्रम जी, सरकार द्वारा बढ़ाए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य का किसानों को क्या लाभ मिलेगा? तो जैसे पूजा जी 25-26 में बात की जाए, जो हमारे गेहूं का समर्थन मूल्य था वो 2425 रुपए था। और 26-27 के लिए जो गवर्नमेंट ने 160 रुपए बढ़ाए हैं, तो कहीं ना कहीं वो 2585 रुपए के करीब हमारा समर्थन मूल्य बनता है। इसका फायदा किसानों के लिए ये होगा, 160 रुपए कुंटल का आपको ज्यादा मिल रहा है। और 160 रुपए कुंटल अगर आपके खेत में 25 कुंटल भी पैदावार हुई तो कहीं ना कहीं आपको 4-4.5 हजार रुपए का फायदा ज्यादा मिलता है। 4-4.5 हजार रुपए में आप अच्छे बीज, अच्छा फर्टिलाइजर अपने खेत में बुआई करोगे और उसका फायदा आपको हो सकता है पैदावार बढ़ाने में भी मिलेगा। बिल्कुल सही कहा। तो हमारा जो कृषि प्रधान देश भारत देश है, यहाँ पर किसान की बहुत वैल्यू है, बहुत महत्व है, क्योंकि उनके द्वारा की गई मेहनत ही हमें वो थाली देती है जिससे हमारा भरण पोषण तो होता ही है, लेकिन हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। और गेहूं एक ऐसी फसल है जो हर एक की थाली में नजर आती है रोटी बनकर। सही कहा मैंने विक्रम जी? हाँ जी, हाँ जी। गेहूं, मैं वही बता रहा था कि गेहूं हमारी जो खाने वाली फसलों में सबसे मुख्य फसल है, जिसे जो हर घर में हर आदमी की जरूरत रहती है। और हमारे इधर तो एक बार रोटी ना मिले तो उसके बिना चल ही नहीं सकता। तो हमारी थाली में गेहूं की रोटी जरूर चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और ये अति महत्वपूर्ण है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। चलते चलते आप हमारे गेहूं के किसान भाइयों को कोई सुझाव देना चाहेंगे? साथ ही साथ जो हमारे युवा किसान हैं उन्हें भी आपका संदेश जरूर चाहिए। मैं किसान भाइयों से यही बोलना चाहूंगा, एक तो अच्छी वैरायटी का चुनाव करें जिससे आपको पैदावार भी अच्छी मिलेगी। और जब अच्छा उत्पादन होता है तो उससे कहीं ना कहीं हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधरती है और वो पैसा कहीं ना कहीं मार्केट में भी चलता है। जैसे हमारा उत्पादन हुआ, फिर हम बच्चों को कपड़े दिलवाते हैं, जूते दिलवाते हैं, तो उससे मार्केट भी चलती है। दूसरा, जब भी आप बीज तो चेंज करते हैं पर हमें न्यूट्रिशन पे भी अच्छा ध्यान देना चाहिए। जो हमारी फसल को एलिमेंट्स की जरूरत है वो उसमें आप मिट्टी जांच करवाएं जरूर। और उसके बाद में जो भी पोषण देना है पौधे को, जैसे मैंने बताया संतुलित भोजन देना हमारी फसल के लिए बहुत जरूरी है। और जितना अच्छा संतुलित भोजन आप अपने फसल को दोगे वो उससे ज्यादा आपको उत्पादन देगी। तो कहीं आप जो भी अपने खेत में इन्वेस्ट कर रहे हो उसका जो आउटपुट है वो अच्छा मिल रहा है, तो आपको वो इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। और एक हमारी भूमि ही ऐसी है, मिट्टी ऐसी है, जो हम उससे अच्छा खान पीन देते हैं उतना ही ज्यादा वो हमें उत्पादन के रूप में देती है। तो हमें हमेशा अपनी मिट्टी का भी ध्यान रखना है
अपनी फसलों का भी ध्यान रखना है और हमें देश का भी ध्यान रखना है। बिल्कुल सही कहा विक्रम जी आपने। मृदा का परीक्षण सही समय पर होना बहुत जरूरी है, जिससे कि मृदा के स्वास्थ्य का हमें सही समय पर पता चल जाए और उसी हिसाब से हम उसे पोषण प्रबंधन की ओर ले जाएं, सही पोषण प्रबंधन करें। इसमें मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आप हमारे किसान भाइयों को सुझाव देंगे, जब वो गेहूं की खेती जो है उसको पूरा कर लेते हैं, हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद क्या इंटरक्रॉपिंग भी करनी चाहिए उन्हें? जब किसान भाई जैसे वेस्टर्न यूपी में या यूपी में भी कल्चर देखा जाए, इंटरक्रॉपिंग में गन्ने की फसल ली जाती है और इसमें गेहूं की पहले बीच में जिसमें हमें गन्ना बुआई करना होता है वो छोड़ दिया जाता है और बीच में गेहूं की बुआई कर देते हैं। उसमें गन्ना फरवरी में भी बुआई करते हैं कुछ किसान भाई, और कुछ किसान भाई अक्टूबर में गन्ने की बुआई करके और जो बीच में स्पेस बचता है, जो 4 फीट की दूरी पे गन्ने की बुआई कर रहे हैं, बीच में जो स्पेस बचा उसमें भी गेहूं की फसल लगाते हैं। तो उसका फायदा मिलता है, आपकी 2 फसल हो जाती है और बीच में जो खुला एरिया भी मिलता है, उससे आपकी फसल के बीच में हवा निकलने का, प्रकाश का अच्छे साधन हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उससे भी पैदावार बढ़ने के चांस बढ़ते हैं। जी जी, तो समय समय पर हमारे किसान भाई गेहूं के खेत में गन्ने का भी उत्पादन कर सकते हैं। और कोई आप ऐसी फसल बताएंगे जिसका वो इंटरक्रॉपिंग में इस्तेमाल कर सके? सरसों की फसल है, आप सरसों लगा सकते हैं। सरसों का भी एक बहुत वो है, सरसों का तेल मैक्सिमम यूज होता ही है घर पे, तो आप सरसों की फसल इंटरक्रॉप में ले सकते हैं और ये तो हमारी मृदा के लिए भी अच्छा रहेगा। जी जी जी। किसान भाइयों, आपको दोहराकर बता दें कि आज के कार्यक्रम में हमारा विषय है गेहूं की पहली सिंचाई का सही समय क्या है। इस पर हमने बहुत सारी विस्तृत रूप में जानकारियां तो प्राप्त की हैं, लेकिन आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि हर मंगलवार और हर शुक्रवार ठीक 12 बजे आप हमारी रेडियो की फ्रीक्वेंसी 90.4 आप अपने मोबाइल फोन पर, अपनी गाड़ी में, अपने रेडियो ट्रांजिस्टर पे, खेत में आराम से रखे ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हुए, गुनगुनी धूप का आनंद लेते हुए इस कार्यक्रम को मंगल और शुक्र को ठीक 12 बजे सुन सकते हैं। और आप इसका पुनः प्रसारण भी अगले दिन सेम रेडियो पर ही ठीक 12 बजे सुन सकते हैं। लेकिन अगर कभी आपसे किसी विशेषज्ञ की कोई बात मिस हो जाती है, यानी वो कार्यक्रम आप सुन नहीं पाते अपनी व्यस्तता के कारण, तो निराश मत होइएगा। आप हमारे YouTube पेज पर जा सकते हैं, यानी कि 90.4 आगरा की आवाज, ये हमारा YouTube पेज है। इसको आप YouTube पे खोलकर सभी विशेषज्ञों को, सारे ही कार्यक्रम को आप कभी भी दुनिया के किसी कोने में बैठकर सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। और साथ ही साथ हम आमंत्रित करते हैं आपके सुझाव भी कि आपको ये कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं, आपके क्या क्या सुझाव हैं, आप आगे क्या हमें राय देना चाहते हैं और किस तरह की जानकारी और आप हमसे चाहते हैं। क्योंकि यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सभी विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े रहते हैं और निरंतर यही प्रयास करते हैं कि आपको तुरंत की तुरंत सही और सटीक जानकारी दें, और साथ ही साथ वो आपके साथ फील्ड पर भी मौजूद रहते हैं। तो इन्हीं अच्छी बातों के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये कार्यक्रम है प्रायोजित यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से और निर्देशित है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसे आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा की आवाज पर सुनते हैं। आज के कार्यक्रम में विक्रम सिंह जी जो हैं एरिया एग्रोनॉमिस्ट यारा फर्टिलाइजर से, आप हमारे साथ पुनः जुड़े और आप हमेशा ही आते हैं, बहुत अच्छी जानकारियां हमारे किसान भाइयों को देकर जाते हैं। मेरी भी नॉलेज बहुत बढ़ चुकी है, मैं भी खेती की तरफ बढ़ने वाली हूँ। विक्रम जी थैंक यू। आज खेत का भी एक अच्छा ही एक्सपीरियंस है और मैं तो ये चाहूंगा आप टेक्निकल खेती करोगे तो और अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, अब हम लोग मिलकर यही करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप दोबारा से जुड़े और अपनी बेहतरीन जानकारियां हमारे माध्यम से हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाई। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। धन्यवाद सभी श्रोताओं का जिन्होंने बहुत अच्छे से सुना। तो किसान भाइयों, अभी फिलहाल समय हमें इजाजत नहीं देता और बातचीत करने की, लेकिन ये वादा जरूर है आपसे पूजा का कि अगली बार फिर आऊंगी और डेफिनेटली एक अच्छे विषय के साथ, एक अच्छे विशेषज्ञ के साथ आपसे फिर जुड़ूंगी इस कार्यक्रम किसान जागरूकता कार्यक्रम 2.0 में। तब तक पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।